नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार एवं वाक्य रूपांतरण। यह विषय बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इस अध्याय की मूल बातें अच्छी तरह समझ लेते हैं तो किसी भी वाक्य का प्रकार पहचानना और उसका रूपांतरण करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अक्सर विद्यार्थियों के मन में कुछ प्रश्न आते हैं। सरल वाक्य क्या होता है? संयुक्त और मिश्र वाक्य में क्या अंतर होता है? किसी वाक्य को देखकर उसका प्रकार कैसे पहचानें और एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार में कैसे बदलें? आज के इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य का अर्थ क्या है, फिर समझेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं और उसके मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं। इसके बाद अगले भाग में हम सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य को विस्तार से पढ़ेंगे और अंत में वाक्य रूपांतरण सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य का अर्थ क्या होता है। बच्चों, किसी भी विषय को अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले उसके नाम का अर्थ समझना आवश्यक होता है। यहाँ रचना का अर्थ है बनावट या संरचना, अर्थात किसी वाक्य का निर्माण किस प्रकार हुआ है, उसमें कितने उपवाक्य हैं और वे एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, इसी आधार पर उसका प्रकार निर्धारित किया जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ वाक्य के अर्थ की नहीं बल्कि उसकी रचना की बात होती है। इसी आधार पर हिंदी में वाक्यों को 3 प्रकारों में बांटा गया है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। लेकिन इन तीनों प्रकारों को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि वाक्य किसे कहते हैं। बच्चों, हम अपने विचार, भावनाएं और अनुभव भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जब शब्द सही क्रम में मिलकर कोई पूरी बात बताते हैं तो उसे वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, शब्दों का ऐसा सार्थक और क्रमबद्ध समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे वाक्य कहलाता है। इस परिभाषा में 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, शब्द सार्थक होने चाहिए। दूसरी बात, शब्द सही क्रम में होने चाहिए। और तीसरी बात, उनसे पूरी बात स्पष्ट होनी चाहिए। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। सीमा पुस्तक पढ़ रही है। यह एक वाक्य है क्योंकि इससे पूरी बात स्पष्ट हो जाती है। अब ये देखिए, पुस्तक पढ़ रही, क्या इससे पूरी बात समझ में आती है? नहीं, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि पुस्तक कौन पढ़ रहा है, इसलिए यह वाक्य नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए, वाक्य छोटा हो या बड़ा, यदि उससे पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाए तो वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के मुख्य अंग। अब प्रश्न यह है कि प्रत्येक वाक्य किन भागों से मिलकर बनता है। सामान्यतः प्रत्येक वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले उद्देश्य को समझते हैं। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है। अब समझते हैं विधेय क्या होता है। विधेय वह भाग होता है जिसमें उद्देश्य के बारे में जानकारी दी जाती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सीमा पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ सीमा उद्देश्य है क्योंकि बात सीमा के बारे में की जा रही है, और पुस्तक पढ़ रही है विधेय है क्योंकि इसमें सीमा के बारे में बताया गया है। एक और उदाहरण देखिए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ बच्चे उद्देश्य हैं और मैदान में खेल रहे हैं विधेय है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। बच्चों, अब तक हमने समझ लिया कि रचना का अर्थ वाक्य की बनावट या संरचना होता है। अब प्रश्न यह है कि इस आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर हिंदी में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। इन तीनों प्रकारों में अंतर केवल वाक्य की बनावट का होता है, अर्थात किसी वाक्य में कितने उपवाक्य हैं और वे आपस में किस प्रकार जुड़े हैं। इसी आधार पर उसका प्रकार निर्धारित किया जाता है। यदि आप इन तीनों की सही पहचान करना सीख जाते हैं तो वाक्य रूपांतरण भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। जिस वाक्य में केवल एक ही मुख्य उपवाक्य होता है
उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अर्थात पूरे वाक्य में केवल एक ही मुख्य विचार व्यक्त किया जाता है और कोई दूसरा स्वतंत्र या आश्रित उपवाक्य नहीं होता। मुख्य विशेषताएं: केवल एक ही मुख्य उपवाक्य होता है। वाक्य की रचना सरल और सीधी होती है। कोई दूसरा स्वतंत्र या आश्रित उपवाक्य नहीं होता। पहचान की ट्रिक: यदि पूरे वाक्य में केवल एक ही मुख्य उपवाक्य हो और कोई दूसरा उपवाक्य न जुड़ा हो तो वह सरल वाक्य होगा। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। बालक पतंग उड़ा रहा है। पेड़ पर आम लगे हैं। सूरज निकलते ही पक्षी चहचहाने लगे। वह खाना खाकर सो गया। ये सभी सरल वाक्य हैं क्योंकि इनमें केवल एक ही मुख्य उपवाक्य है। संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। अब समझते हैं संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों जैसे और, तथा, लेकिन, परंतु, अथवा, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात वाक्य का प्रत्येक उपवाक्य अपने आप में पूरा अर्थ देता है। मुख्य विशेषताएं: दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य और, तथा, लेकिन, परंतु, अथवा, इसलिए आदि समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं। प्रत्येक उपवाक्य अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है। पहचान की ट्रिक: यदि वाक्य को दो भागों में बांटने पर दोनों भाग अपने आप में पूरा अर्थ दें तो वह संयुक्त वाक्य होगा। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। रवि बाजार गया और उसकी बहन घर पर रही। यदि हम इस वाक्य को दो भागों में बांट दें, रवि बाजार गया, उसकी बहन घर पर रही, दोनों भाग अपने आप में पूरा अर्थ देते हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। मैंने उसे समझाया लेकिन वह नहीं माना। बादल घिर आए और वर्षा शुरू हो गई। आप बस से जाएंगे अथवा ट्रेन से? वह नियमित अभ्यास करता है इसलिए प्रतियोगिता में सफल हुआ। ये सभी संयुक्त वाक्य हैं क्योंकि इनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए हैं। मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब समझते हैं मिश्र वाक्य। विद्यार्थियों को सबसे अधिक कठिनाई इसी प्रकार के वाक्य की पहचान करने में होती है। लेकिन यदि आप मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य का अंतर समझ लेते हैं तो मिश्र वाक्य पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अर्थात वाक्य का एक भाग अपने आप में पूरा अर्थ देता है जबकि दूसरा भाग अपना अर्थ पूरा करने के लिए उसी पर निर्भर रहता है। मुख्य विशेषताएं: एक मुख्य उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य प्रायः जो, जब, क्योंकि, यदि, कि, ताकि, यद्यपि, हालांकि आदि शब्दों से प्रारंभ होता है। आश्रित उपवाक्य अकेले पूरा अर्थ नहीं देता। पहचान की ट्रिक: यदि वाक्य का कोई भाग अकेले पूरा अर्थ न दे और दूसरे भाग पर निर्भर हो तो वह मिश्र वाक्य होगा। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जो विद्यार्थी नियमित अभ्यास करता है वह अच्छे अंक प्राप्त करता है। यहाँ जो विद्यार्थी नियमित अभ्यास करता है आश्रित उपवाक्य है जबकि वह अच्छे अंक प्राप्त करता है मुख्य उपवाक्य है। जब वर्षा होती है तब वातावरण सुहावना हो जाता है। यहाँ जब वर्षा होती है आश्रित उपवाक्य है और वातावरण सुहावना हो जाता है मुख्य उपवाक्य है। मुझे विश्वास है कि वह समय पर पहुंचेगा। यहाँ मुझे विश्वास है मुख्य उपवाक्य है और कि वह समय पर पहुंचेगा आश्रित उपवाक्य है, इसलिए की विशेष स्थिति। अब एक ऐसी बात समझते हैं जहां बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक गलतियां होती हैं। कई विद्यार्थी इसलिए शब्द देखते ही वाक्य को संयुक्त वाक्य मान लेते हैं, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। याद रखिए, केवल इसलिए शब्द देखकर कभी भी वाक्य का प्रकार निर्धारित नहीं करना चाहिए। हमेशा पूरे वाक्य की रचना देखनी चाहिए। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। राम नियमित अभ्यास करता है, इसलिए वह अच्छे अंक प्राप्त करता है। यहाँ दोनों उपवाक्य अपने आप में पूरा अर्थ देते हैं, इसीलिए यह संयुक्त वाक्य है। अब दूसरा उदाहरण देखिए
क्योंकि राम नियमित अभ्यास करता है इसीलिए वह अच्छे अंक प्राप्त करता है। यहाँ क्योंकि राम नियमित अभ्यास करता है अकेले पूरा अर्थ नहीं देता। यह आश्रित उपवाक्य है, जबकि वह अच्छे अंक प्राप्त करता है मुख्य उपवाक्य है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। बोर्ड परीक्षा की ट्रिक इसलिए शब्द नहीं बल्कि उपवाक्यों की रचना बताती है कि वाक्य संयुक्त है या मिश्र। वाक्य रूपांतरण, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों, अब हम इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, अर्थात वाक्य रूपांतरण। सबसे पहले ये समझते हैं कि वाक्य रूपांतरण क्या होता है। जब किसी वाक्य का अर्थ बदले बिना उसे एक प्रकार से दूसरे प्रकार के वाक्य में बदला जाता है तो उसे वाक्य रूपांतरण कहते हैं। ध्यान रखिए, वाक्य का केवल रूप बदलता है, अर्थ नहीं। यही वाक्य रूपांतरण का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अब प्रश्न यह है कि रूपांतरण करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 3 बातें हमेशा याद रखिए। पहली, वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। दूसरी, वाक्य का प्रकार सही बदलना चाहिए। और तीसरी, नया वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। यदि आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो वाक्य रूपांतरण बहुत आसान हो जाएगा। अब आइए एक एक करके सभी प्रकार के रूपांतरण सीखते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। सबसे पहले सीखते हैं कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदलते हैं। हम जानते हैं कि सरल वाक्य में केवल एक मुख्य उपवाक्य होता है, जबकि संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। इसलिए रूपांतरण करते समय एक मुख्य विचार को 2 स्वतंत्र उपवाक्यों में बदलकर उन्हें और, तथा, लेकिन, इसलिए आदि समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ दिया जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, सरल वाक्य, रवि मेहनत करके प्रतियोगिता जीत गया। संयुक्त वाक्य, रवि ने मेहनत की और प्रतियोगिता जीत गया। उदाहरण 2, सरल वाक्य, घंटी बजते ही विद्यार्थी कक्षा में चले गए। संयुक्त वाक्य, घंटी बजी और विद्यार्थी कक्षा में चले गए। याद रखने की ट्रिक, एक मुख्य उपवाक्य को 2 स्वतंत्र उपवाक्यों में बदलकर समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ दिया जाए तो सरल वाक्य संयुक्त वाक्य बन जाता है। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। अब सीखते हैं कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलते हैं। सरल वाक्य में केवल एक मुख्य उपवाक्य होता है, जबकि मिश्र वाक्य में एक मुख्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है। इसलिए रूपांतरण करते समय जो, जब, क्योंकि, यदि कि आदि शब्दों की सहायता से एक आश्रित उपवाक्य जोड़ दिया जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, सरल वाक्य, मेहनती खिलाड़ी प्रतियोगिता जीतते हैं। मिश्र वाक्य, जो खिलाड़ी मेहनत करते हैं वे प्रतियोगिता जीतते हैं। उदाहरण 2, सरल वाक्य, ईमानदार व्यक्ति सबका विश्वास जीतता है। मिश्र वाक्य, जो व्यक्ति ईमानदार होता है वह सबका विश्वास जीतता है। याद रखने की ट्रिक, सरल वाक्य में आश्रित उपवाक्य जोड़ दिया जाए तो वह मिश्र वाक्य बन जाता है। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। अब सीखते हैं कि संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बदलते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, जबकि सरल वाक्य में केवल एक मुख्य उपवाक्य होता है। इसलिए रूपांतरण करते समय दोनों स्वतंत्र उपवाक्यों को मिलाकर एक मुख्य उपवाक्य बना दिया जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, संयुक्त वाक्य, रीना ने खूब अभ्यास किया इसलिए वह प्रथम आई। सरल वाक्य, अधिक अभ्यास करने के कारण रीना प्रथम आई। उदाहरण 2, संयुक्त वाक्य, सूरज निकला और फूल खिल गए। सरल वाक्य, सूरज निकलते ही फूल खिल गए। याद रखने की ट्रिक, 2 स्वतंत्र उपवाक्यों को मिलाकर एक मुख्य उपवाक्य बना दिया जाए तो संयुक्त वाक्य सरल वाक्य बन जाता है। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। अब सीखते हैं कि संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलते हैं। हम जानते हैं कि संयुक्त वाक्य में सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, जबकि मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है। इसलिए रूपांतरण करते समय किसी एक स्वतंत्र उपवाक्य को क्योंकि, जब, यदि, जो, यद्यपि,
हालांकि आदि शब्दों की सहायता से आश्रित उपवाक्य बना दिया जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, संयुक्त वाक्य। अमन नियमित अभ्यास करता है, इसलिए वह अच्छे अंक लाता है। मिश्र वाक्य। क्योंकि अमन नियमित अभ्यास करता है, इसलिए वह अच्छे अंक लाता है। उदाहरण 2, संयुक्त वाक्य। उसने पूरी मेहनत की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। मिश्र वाक्य। यद्यपि उसने पूरी मेहनत की, फिर भी वह सफल नहीं हुआ। याद रखने की ट्रिक। यदि किसी स्वतंत्र उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य बना दिया जाए, तो संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य बन जाता है। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। अब सीखते हैं कि मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बदलते हैं। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है, जबकि सरल वाक्य में केवल एक मुख्य उपवाक्य होता है। इसलिए रूपांतरण करते समय आश्रित उपवाक्य को संक्षिप्त करके पदबंध में बदल दिया जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, मिश्र वाक्य। जो विद्यार्थी नियमित अभ्यास करता है, वह सफलता प्राप्त करता है। सरल वाक्य। नियमित अभ्यास करने वाला विद्यार्थी सफलता प्राप्त करता है। उदाहरण 2, मिश्र वाक्य। जब घंटी बजी, तब सभी विद्यार्थी कक्षा में चले गए। सरल वाक्य। घंटी बजते ही सभी विद्यार्थी कक्षा में चले गए। याद रखने की ट्रिक। यदि आश्रित उपवाक्य को संक्षिप्त करके पदबंध में बदल दिया जाए, तो मिश्र वाक्य सरल वाक्य बन जाता है। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। अब सीखते हैं कि मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदलते हैं। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है, जबकि संयुक्त वाक्य में सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। इसलिए रूपांतरण करते समय आश्रित उपवाक्य को स्वतंत्र उपवाक्य में बदलकर दोनों उपवाक्यों को और, लेकिन इसलिए फिर भी आदि समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ दिया जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, मिश्र वाक्य। क्योंकि तेज वर्षा हो रही थी, इसलिए मैच रोक दिया गया। संयुक्त वाक्य। तेज वर्षा हो रही थी, इसलिए मैच रोक दिया गया। उदाहरण 2, मिश्र वाक्य। यद्यपि वह बीमार था, फिर भी विद्यालय गया। संयुक्त वाक्य। वह बीमार था, लेकिन विद्यालय गया। याद रखने की ट्रिक। यदि आश्रित उपवाक्य को स्वतंत्र उपवाक्य में बदल दिया जाए, तो मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य बन जाता है। विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली सामान्य गलतियां। बच्चों, अब अंत में उन सामान्य गलतियों की बात करते हैं जो विद्यार्थी परीक्षा में सबसे अधिक करते हैं। यदि आप इन गलतियों से बच गए, तो इस अध्याय में अच्छे अंक प्राप्त करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहली गलती, वाक्य का अर्थ बदल देना। वाक्य रूपांतरण करते समय कई बार विद्यार्थी वाक्य का प्रकार तो बदल देते हैं, लेकिन उसका मूल अर्थ भी बदल देते हैं। उदाहरण देखिए। मूल वाक्य, ईमानदार व्यक्ति सबका विश्वास जीतता है। कुछ विद्यार्थी लिख देते हैं, जो व्यक्ति ईमानदार होता है, वही सबका विश्वास जीतता है। यह सही रूपांतरण नहीं है, क्योंकि यहाँ वही शब्द जोड़ दिया गया है, जबकि मूल वाक्य में ऐसा कोई शब्द नहीं था। इससे वाक्य का अर्थ बदल गया। सही रूपांतरण होगा, जो व्यक्ति ईमानदार होता है, वह सबका विश्वास जीतता है। याद रखिए, रूप बदलना है, अर्थ नहीं। दूसरी गलती, वाक्य का प्रकार गलत पहचानना। कई बार विद्यार्थी जल्दबाजी में पूरा वाक्य पढ़े बिना ही उसका प्रकार बता देते हैं। उदाहरण देखिए। सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया। कुछ विद्यार्थी इसे मिश्र वाक्य लिख देते हैं, लेकिन यह सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें केवल एक ही मुख्य उपवाक्य है। अब ये देखिए। सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। यह संयुक्त वाक्य है, और जब सूर्यास्त हुआ तब अंधकार छा गया। यह मिश्र वाक्य है। देखा आपने? तीनों वाक्यों का अर्थ लगभग एक जैसा है, लेकिन उनकी रचना अलग अलग है। इसलिए किसी भी वाक्य का प्रकार बताने से पहले उसकी पूरी बनावट अवश्य देखिए। तीसरी गलती, व्याकरण की अशुद्धियां। कई बार विद्यार्थी रूपांतरण तो सही कर देते हैं, लेकिन काल, लिंग या वचन बदल देते हैं। उदाहरण देखिए।
मूल वाक्य, यदि वर्षा होगी तो किसान प्रसन्न होंगे। कुछ विद्यार्थी लिख देते हैं, वर्षा होने पर किसान प्रसन्न थे। यह गलत है, क्योंकि मूल वाक्य भविष्य काल में था, जबकि रूपांतरण के बाद उसे भूतकाल में बदल दिया गया। सही रूपांतरण होगा, वर्षा होने पर किसान प्रसन्न होंगे। इसलिए उत्तर लिखने के बाद एक बार अवश्य जांच लें कि लिंग, वचन, पुरुष और काल सही हैं या नहीं। त्वरित पुनरावृत्ति। बच्चों, अब पूरे अध्याय की एक बार संक्षेप में पुनरावृत्ति कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जाना कि वाक्य शब्दों का ऐसा सार्थक और क्रमबद्ध समूह है जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। इसके बाद हमने रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार पढ़े: सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। हमने सीखा कि सरल वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य में एक मुख्य तथा 1 या 1 से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसके बाद हमने संयुक्त और मिश्र वाक्य का अंतर, इसलिए शब्द की विशेष स्थिति और वाक्य रूपांतरण के सभी प्रकार को विस्तार से समझा। अंत में हमने बोर्ड परीक्षा में होने वाली सामान्य गलतियों और उनसे बचने के आसान तरीकों के बारे में भी जाना। निष्कर्ष। तो बच्चों, आज हमने रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार एवं वाक्य रूपांतरण को सरल भाषा में समझा। याद रखिए, इस अध्याय में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है सही पहचान और नियमित अभ्यास। जितना अधिक आप वाक्यों की पहचान करेंगे और उनका रूपांतरण करने का अभ्यास करेंगे, उतना ही यह विषय आपके लिए आसान होता जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप बोर्ड परीक्षा में इस अध्याय से जुड़े प्रश्न पूरे आत्मविश्वास के साथ हल कर पाएंगे। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिए। धन्यवाद।